गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रहा आज हाई स्कूल में जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रकरण थर्ड परिवहन में रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में हम परिवहन के अंतर्गत रुधिर तथा हृदय के बारे में विस्तार से पढ़ा चुके हैं। आज इसी क्रम में हम रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ संपूर्ण शरीर में पतली और मोटी वाहिनियों के द्वारा संचरित होता रहता है। ठीक है, मतलब जो रुधिर होता है वो हृदय के द्वारा पंप होता हुआ संपूर्ण शरीर में सभी अंगों में ऊतकों में, ठीक है, वाहिनियों के माध्यम से, वाहिनियों मतलब नलिकाओं के माध्यम से, मोटी पतली नलिकाओं के माध्यम से परिसंचरित होता रहता है। रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिराएं। नंबर 1 धमनियां हैं, नंबर 2 शिराएं। ठीक, धमनियों को हम अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी और शिराओं को वेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो जिन वाहिनियों के माध्यम से रुधिर संपूर्ण शरीर में संचरित होता रहता है वो रुधिर वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला है धमनियां, जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, और दूसरा है शिराएं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे धमनियों के बारे में। धमनियां क्या होती हैं? धमनी किसे कहते हैं? धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में पहुंचाती हैं। ठीक है, जो धमनियां होती हैं वह रुधिर को, शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में पहुंचाती हैं। ठीक है, मतलब जो धमनियां होती हैं इनके द्वारा जो रुधिर का प्रवाह होता है वो हृदय से शरीर के अंगों और ऊतकों की तरफ होता है। ठीक है, अतः हम इसे आदर्श रूप से इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि धमनियां वह वाहिनियां होती हैं जिनमें शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीकृत रुधिर, जिनके द्वारा ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में भेजा जाता है। ठीक है, मतलब वही वाहिनियां
जिनसे शुद्ध रुधिर ऑक्सीकृत रुधिर हृदय के द्वारा शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में भेजा जाता है। ठीक है, इसमें अधिकतर शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनियां जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनियां इसका अपवाद होती हैं। ठीक है, इसका अपवाद क्यों होती है फुफ्फुस धमनियां? क्योंकि फुफ्फुस धमनियों में अनावश्यक रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब जो रुधिर होता है वह हृदय से कहाँ भेजा जाता है? फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए, मतलब ऑक्सीकृत होने के लिए रुधिर को फेफड़ों में भेजा जाता है फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से। इसलिए फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर या अनावश्यक रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोग जान समझ गए होंगे धमनी क्या होती है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों और ऊतकों की तरफ रुधिर को लेकर के जाती हैं। ठीक है, इनमें अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनियों को छोड़ करके फुफ्फुस धमनियां इसका अपवाद होती हैं। अपवाद क्यों होती हैं? क्योंकि फुफ्फुस धमनियों में अनावश्यक रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनियां अनावश्यक रुधिर को हृदय से फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने के लिए पहुंचाती हैं। इसीलिए जो फुफ्फुस धमनियां होती हैं वो इसका अपवाद होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो धमनियां होती हैं उनमें अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर। इन धमनियों में जो धमनियां होती हैं इनमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट, ठीक है, कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? सॉरी, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है और ये रुधिर को शुद्ध रुधिर को हृदय से सभी अंगों और ऊतकों की तरफ प्रवाहित करती हैं, भेजती हैं। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर के फुफ्फुस धमनियां इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि फुफ्फुस धमनियों में अनावश्यक रुधिर प्रवाहित होता है और फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को हृदय से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए भेजती हैं और वहाँ से फिर जो है शुद्ध होकर के रुधिर हृदय में आता है। ठीक है, तो ये रहा जो है धमनी के बारे में। अब हम इसके बाद बताएंगे दूसरी वाहिनी। दूसरे प्रकार की वाहिनी जिसको हम शिराएं कहते हैं, शिराएं या वेंस। ठीक है, शिराएं या वेंस किसे कहते हैं? मतलब वह रुधिर वाहिनियां जो शरीर के सभी अंगों और ऊतकों से अशुद्ध रुधिर को, अनावश्यक रुधिर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनावश्यक रुधिर को वापस हृदय में लेकर के आती हैं। ठीक है, मतलब वह रुधिर वाहिनियां जो शरीर के सभी अंगों से, अंगों और ऊतकों से अनावश्यक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा
कम होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो अनाक्सीकृत रुधिर को शरीर के सभी अंगों और ऊतकों से वापस कहाँ पे लेकर के आती हैं? हृदय में लेकर के आती हैं, ठीक है। लेकिन फुफ्फुस शिराएं इसका अपवाद होती हैं, मतलब शिराएं वह होती हैं जो शरीर के सभी अंगों और ऊतकों से अनाक्षरित रुधिर हृदय में लेकर के आती हैं। केवल फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर के फुफ्फुस शिराएं इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि फुफ्फुस शिराओं में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिराएं पल्मोनरी वेन्स ये ऑक्सीकृत रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लेकर के आती हैं, इसलिए फुफ्फुस शिराएं इसका अपवाद होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को कि शिराएं किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं? ऐसी वाहिनियां जिसमें अनाक्षरित रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है, मतलब ये रुधिर वाहिनियां शरीर के सभी अंगों और ऊतकों से अनाक्षरित रुधिर वापस हृदय में लेकर के आती हैं। केवल फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर के फुफ्फुस शिराएं इसका अपवाद होती हैं। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को वापस हृदय में लेकर के आती हैं, ठीक है। जो शिराएं होती हैं, शिराएं इनमें कपाट पाए जाते हैं, कपाट या वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो अशुद्ध रुधिर शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में आता है, उसका प्रवाह उल्टा अंगों की ओर ना हो, इसलिए जो है इसमें जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं, जिससे अशुद्ध रुधिर पुनः वापस अंगों में ना जाए, ठीक है। तो ये रहा जो है धमनी और शिराओं के बारे में। इसके बाद अब हम आगे बताएंगे केशिकाओं के बारे में। इसके बारे में केशिकाओं, केशिकाएं क्या होती हैं? केशिका केशिकाएं इसको कैपिलरीज बोला जाता है। केशिकाएं क्या होती हैं? ये धमनी से शिरा तक, धमनी से शिरा तक रुधिर को ले जाने वाली वाहिनियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं, ठीक है। केशिकाएं धमनी से शिरा तक रुधिर को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो शरीर में ऊतक स्तर पर घने जाल के रूप में फैली होती है, ठीक है, जो पूरे शरीर में ऊतक स्तर पर घने जाल के रूप में फैली होती हैं। वास्तव में केशिकाएं अंगों में, वास्तव में जो धमनी होती हैं अंगों में पहुंच करके धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। धमनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और धमनिकाएं आगे जो है विभाजित होकर के केशिका बनाती है। केशिका और केशिकाएं मिलकर के फिर सिरकाएं बनाती हैं। सिरकाएं और सिरकाएं फिर वापस मिलकर के शिरा बनाती है, ठीक है। मतलब कोई धमनी
जब अंगों में प्रवेश करती है, ऊतकों में प्रवेश करती है, तो वह जो है सबसे पहले धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब आर्टेरियो में, आर्टेरियोल्स में विभाजित हो जाती है। और फिर जो है ये धमनिकाएं पुनः जो है ऊतक स्तर पर ये केशिका में और पतली नलिकाओं में, केशिका या कैपिलरी में विभाजित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ये केशिकाएं आपस में मिलकर के फिर सिराकाएं बनाती हैं। सिराकाएं या सिरिकाएं, इसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, वेन्यूल्स, ठीक है। और ये सिराकाएं या सिरिकाएं अंत में मिलकर के सिरा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। अब हम यहाँ पे रेखा चित्र धमनी और सिरा के संबंध के बारे में बना रहे हैं। ये है धमनी, ठीक है। ये विभाजित होकर के सिराओं में परिवर्तित हो रही हैं।
तो ये रहा धमनी और शिरा में संबंध। ये है धमनी और इधर है ये शिरा, ठीक है। ये धमनी है, इसको हम आर्टरी बोलते हैं, ARTERY आर्टरी। और ये है धमनिका, इसको आर्टेरियोल बोलते हैं, आर्टेरियोल, ठीक है। और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा डाट डाट करके इसको कर दे रहे हैं। ये जो पतले पतले नलिकाओं में विभाजित हो रही हैं, इसको केशिका बोला जाता है। ये है केशिका या केशिकाएं। केशिकाएं, ठीक है, या कैपिलरीज। और ये केशिकाएं मिलकर के ये सिरका बनाती है, वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आगे फिर मिलकर के ये सिरका, ये सिरकाएं आपस में मिलकर के सिरा बनाती है, ठीक है। ये सिरका है, ये भी सिरका है, सिरका वेन्यूल, ठीक। और ये केशिकाएं हैं, और ये जो है धमनिका, ये भी है धमनिका, आर्टेरियोल, ठीक। और ये जो है केशिकाएं हैं। ठीक है, तो इस रेखा चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि ये धमनी है, ठीक है। धमनी ये जब ऊतक में प्रवेश करती है, ऊतक में प्रवेश करती है, इस तरह से प्रवाह होगा रुधिर का, ठीक। जब कोई धमनी किसी ऊतक में प्रवेश करती है तो वह जो है पहले पतली पतली धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है। धमनी विभाजित होकर के धमनिका बनाती है, और धमनिकाएं फिर आगे जो है और विभाजित होती हैं, और पतली नलिकाओं में और महीन नलिकाओं में जो केशिकाएं बनाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो
जो सबसे पतली संरचनाएं हैं, ये जो है केशिकाओं का जाल है, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क है, केशिकाओं का जाल। तो धमनियां विभाजित होकर के वो केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और केशिकाएं फिर आगे जो है मिलकर के आपस में फिर क्या बनाती हैं, सिलिका, जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं, वेन्यूल। ये सिलिकाएं बना लेती हैं, केशिकाएं आपस में मिलकर के फिर सिलिका बनाती हैं और सिलिकाएं फिर आपस में जब मिलती हैं तो सिरा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ऊतक में धमनी शुद्ध रुधिर को लेकर के प्रवेश करती है और यह जो है धमनिका और केशिकाओं से होते हुए जो है या फिर सिलिका के माध्यम से फिर सिरा के माध्यम से अशुद्ध रुधिर को बाहर वापस फिर फेफड़ों तक, हृदय के माध्यम से फेफड़ों में लेकर के जाती है शुद्ध होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है धमनी, सिरा और केशिका का संबंध दिखाया गया है। अब हम एक रेखाचित्र और बना रहे हैं जिसमें आप लोग समझ जाएंगे कि रुधिर का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होता है। अब हम धमनी, सिरा और केशिका के बीच जो संबंध होता है उसको हम यहाँ पे एक रेखा चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले धमनी, ठीक, धमनी विभाजित होती है, धमनिका में विभाजित हो जाती है, धमनिका फिर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है जिसको हम केशिका कहते हैं, केशिका। और केशिका फिर ये विभाजित होती है सिलिका में, केशिकाएं मिल करके सिलिका का निर्माण करती हैं और सिलिका जो है ये फिर मिल करके ये सिरा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये धमनी है, धमनी विभाजित होती है, विभाजित होकर ठीक इसमें बदल जाती है धमनिका में और फिर धमनिकाएं विभाजित होकर के केशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। केशिकाएं मिलकर के सिलिका बनाती है, ठीक है। ये केशिका जो है ये ऊतक स्तर पर बनता है, ऊतक स्तर, ठीक। ये सिलिकाएं मिलकर फिर क्या बनाती हैं, सिरा बनाती हैं, ठीक, अंगों में। तो आप लोग देख रहे हैं जो रुधिर का प्रवाह होता है धमनी के माध्यम से पहले जाता है धमनिका में, फिर धमनिका के माध्यम से आगे ये ऊतक स्तर पर ऊतक में जाता है केशिका के माध्यम से, ठीक है। धमनिकाएं विभाजित होकर के पतली महीन नलिकाओं में विभाजित होकर के केशिका में बदल जाती हैं ऊतकों में पहुंचने पर, और केशिकाएं मिलकर के जब वहां पर ऊतक में ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को मुक्त कर देती हैं, तो वहां से ऊतक में कोशिकाओं के अंदर जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर के माध्यम से पुनः जो है वापस सिलिका के माध्यम से फिर सिरा के माध्यम से ये हृदय में आता है और हृदय से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन होने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये रुधिर का जो परिसंचरण है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है, ठीक है। ये तो है रेखा चित्र के माध्यम से धमनी, सिरा और केशिका में संबंध। अब हम दोनों में अंतर बताएंगे, धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। धमनी और सिरा में अंतर, एक तरफ हम धमनी बना लेते हैं, ठीक है, धमनी इसको आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी,
सिरा, जिसको हम वेन बोलते हैं। ठीक, दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहला अंतर, धमनियां, धमनियों में ये धमनियां जो होती हैं ये शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों, ऊतकों में पहुंचाती हैं। धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों और ऊतकों में पहुंचाती हैं और शिराएं क्या करती हैं? रुधिर को अंगों और ऊतकों से वापस हृदय में लाती है। ठीक है, धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों या ऊतकों में पहुंचाती हैं और जो शिराएं होती हैं वो रुधिर को अंगों और ऊतकों से हृदय में वापस लाती हैं। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, लेकिन शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो शिराएं होती हैं उनमें जगह जगह पर कपाट होते हैं। कपाट का कार्य होता है कि जो रुधिर अंगों और ऊतकों से हृदय की तरफ आता है उसको जो है वापस उल्टा अंगों में जाने से कपाट रोकते हैं। ठीक है, तीसरा है, अधिकतर धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, अधिकतर धमनियों में शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर या ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है और शिराओं में, अधिकतर शिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, लेकिन फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर, फुफ्फुस शिरा को, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर के शेष सभी शिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर या शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला है चौथा, धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। मोटी और लचीली होती है। ठीक है, शिराओं की दीवार पतली होती है। ठीक है, तो चार अंतर ये हो गया है, एक अंतर और लिखिए। पांचवा है, धमनियां ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। गहराई में स्थित होती हैं और जो शिराएं होती हैं ये त्वचा के समीप स्थित होती है। अगला, जो धमनियां होती हैं वो गुलाबी कलर की, चमकीली होती हैं। ठीक है, चमकीली लाल रंग की, गुलाबी लाल रंग की होती हैं और जो शिराएं होती हैं वो गहरे लाल रंग की, गहरे लाल रंग की
धमनियां होती हैं उनका पेशीय स्तर मोटा होता है, क्योंकि इसमें रुधिर जो होता है वो अत्यधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है, इसलिए धमनियों की जो दीवार होती हैं वो जो है उनका पेशीय स्तर जो होता है मोटा होता है, और जो शिराएं होती हैं उनका पेशीय स्तर पतला होता है, क्योंकि उनमें कम दबाव के साथ रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये रहा जो है धमनी और शिरा में अंतर। धमनियां जो होती हैं वो हृदय से अंगों और ऊतकों की ओर रुधिर को लेकर के जाती हैं, शिराएं अंगों और ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय की तरफ लाती हैं। हृदय में दूसरा अंतर है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं जगह जगह पर, जो रुधिर प्रवाह को वापस अंगों की तरफ जाने से रोकते हैं। तीसरा है, धमनियों में अधिकतर धमनियों में आक्षेपित रुधिर प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर के, और शिराओं में अधिकतर शिराओं में अनाक्षेपित रुधिर प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर के। ठीक है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, लचीली होती है, और शिराओं की दीवार जो होती है वो पतली होती है। पांचवा है, धमनियां गहराई में शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो त्वचा के समीप स्थित होती हैं, और धमनियां गुलाबी चमकीले लाल रंग की होती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो गहरे लाल नीले रंग की होती हैं। ठीक है। धमनियों का जो पेशीय स्तर होता है वो मोटा होता है, क्योंकि रुधिर उसमें अत्यधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है, और जो शिराएं होती हैं उनका पेशीय स्तर पतला होता है, क्योंकि उसमें कम दबाव के साथ रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर। ठीक है। रुधिर दाब क्या होता है? देखिए, नलिकाओं में, ठीक है, वाहिनियों में रुधिर जो होता है वो दबाव के साथ प्रवाहित होता है। ठीक है। धमनियों में रुधिर जिस दबाव के साथ प्रवाहित होता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है। हृदय जो होता है वो रुधिर को झटके के साथ पंप करता है, जिससे जो रुधिर होता है एक दबाव डालता है, किस पर? धमनियों पर एक दबाव डालता है, और उसी दबाव को हम रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। धमनियों में रुधिर जिस दबाव के साथ प्रवाहित होता है उस दबाव को हम रुधिर दाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। रुधिर दाब मनुष्य में हाथ की ब्रैकियल धमनी धमनी में मापा जाता है। सबसे पहले रुधिर दाब की खोज हेल्स नामक वैज्ञानिक ठीक है, सबसे पहले हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में रुधिर दाब को मापा था। ठीक है। सबसे पहले रुधिर दाब को हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में मापा था। मनुष्य में रुधिर दाब को हाथ की ब्रैकियल धमनी में मापा जाता है। रुधिर दाब दो प्रकार का होता है। ठीक है। रुधिर दाब दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्रकुंचन दाब, और नंबर 2 होता है अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब, ठीक है, नंबर 1 है प्रकुंचन दाब, नंबर 2 है अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब को हम सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल, और इसको हम डायस्टोल बोलते हैं, DIASTOL।
डायस्टोल, ठीक है। तो रुधिर दाब दो प्रकार का होता है, नंबर 1 प्रकुंचन दाब, नंबर 2 अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब क्या होता है? यह रक्तचाप की या रुधिर दाब की उच्च सीमा होती है, ठीक है। यह रुधिर दाब की उच्च सीमा होती है, मतलब जब रुधिर में संकुचन होता है, ठीक है, जब रुधिर संकुचित होता है, कंप्रेस होता है, संकुचित होता है, तो जो रुधिर होता है वह अत्यधिक दबाव के साथ जो है धमनियों में प्रवाहित होता है, आगे बढ़ता है। तो यह जो है उसे हम प्रकुंचन दाब या सिस्टोल कहते हैं। यह रुधिर दाब की उच्च अवस्था होती है, इसका मान जो है 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg, 120 मिलीमीटर मरकरी या पारे की ऊंचाई, ठीक है। दूसरा है अनुशीतलन दाब। यह रुधिर दाब की निम्न अवस्था है, निम्न, ठीक है, ये निचली अवस्था है। रुधिर दाब की यह निचली अवस्था है। जब रुधिर जो है फैलता है, ठीक है, शिथिल होता है, तो जो रुधिर दाब होता है उस समय उसको हम अनुशीतलन दाब कहते हैं। इसका मान जो है 80 mmHg होता है, ठीक है, 80 मिलीमीटर पारे की, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब होता है वो 120/80 mmHg होता है, ठीक है, 120/80 mmHg होता है। या इसको इस तरह से लिखते हैं 80/120 mmHg होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। और ये स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है 80/120 mmHg होता। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग गृहकार्य नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा, धमनी वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। दूसरा है, धमनी किसे कहते हैं या धमनी क्या होती है। तीसरा है, शिरा क्या होती है। और चौथा है, केशिका क्या होती है, ठीक है। और अगला रहेगा, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, ठीक। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।